डेटा इज समथिंग जो आपके पास्ट को भी बता सकता है, आपका प्रेजेंट कैसा जा रहा है वो भी बता सकता है, और फ्यूचर क्या हो उसके लिए भी एक प्रिडिक्शन दे सकता है। तो डेटा जो है इट्स बिकमिंग लाइक एन इनवैल्यूएबल करेंसी। सबसे बड़ी बात तो ये समझने की है कि एआई उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है, बिकॉज एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है जो हमारी मदद कर सकता है बहुत सारा डेटा जो है उसको जल्द से जल्द एनालाइज करके इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स को हमारे सामने रखे, जो कि इंटर्न क्लिनिशियंस को हेल्प कर सकता है फॉर इफेक्टिव ट्रीट। एक और एस्पेक्ट है एआई का जिस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, एंड दैट इज इंटरप्रेटेबल एआई। वो एआई जो आप ह्यूमनली समझ सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे चैट जीपीटी जो मैंने पहले मेंशन किया था, उसके बहुत सारे फ्लॉज हैं। अगर आप चैट जीपीटी का देखें, चैट जीपीटी जो भी टेक्स्ट जनरेट करता है वो एक उसका टिपिकल स्ट्रक्चर है, उसके रेफरेंसेस गलत होते हैं। हम्म तो दैट्स द फ्लॉ। अगर आप उसे ब्लाइंडली यूज करेंगे तो नहीं चलेगा। टू दैट यूके एजुकेशन सिस्टम में अगेन कोशिश होती है स्टूडेंट टेक्नोलॉजी को सीखे, बट उसका जो इवैल्यूएशन सिस्टम है वो काफ़ी ही डिफरेंट है। यहाँ पे ऑथेंटिक लर्निंग या ऑथेंटिक एग्जामिनेशन प्रोसेस यूज़ किया जाता है, जहाँ पे स्टूडेंट को एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम दिया जाता है, एक सर्टेन टाइम पीरियड दिया जाता है, जिस ड्यूरेशन में स्टूडेंट को उसको सॉल्व करके सबमिट करना हो। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि आगे के लिए इन फ्यूचर क्या यही कोर्सेज, यही टेक्नोलॉजी अगर इंडिया में भी मिले तो बाहर से करने का और इंडिया से करने में क्या फर्क है? कितना फर्क पड़ेगा करियर में या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज? अगर किसी ने एक्स जगह से कोई कोर्स किया है तो वो अभी क्या कर रहा है, वहाँ पे आपको क्लियर ट्रांजिशन दिखेगा कि अगर इसने यहाँ से 1 साल का कोर्स किया है और वो अभी उसी रिलेटेड कोर्स से कोई जॉब कर रहा है, इट मींस फ्रूटफुल ट्रांजिशन उसको मिल रहा है। लाइफ आपको कहाँ की बेहतर लगती है? यूके में जहां आप रहे हैं इतने साल, या आप जब इंडिया में थे, कहाँ की लाइफ आपको बेहतर सूट करी? तो ये आपका पर्सपेक्टिव है लाइफ का, आप कहाँ ग्रास को ज्यादा ग्रीन देख रहे हो। Exactly. नमस्कार। जॉब्स ऑफ द फ्यूचर सीरीज में आज हमारे पहले गेस्ट हैं मेरे बहुत ही पुराने दोस्त दीपांकर सेनगुप्ता। दीपांकर एक लेक्चरर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर यूनाइटेड किंगडम में, और ये पढ़ाते हैं हेल्थ डेटा एनालिटिक्स। दीपांकर ने 31 पब्लिकेशंस लिखी हैं आज तक, और ये यूनिवर्सिटीज में रिसर्च के साथ साथ पढ़ाते भी हैं। तो आइए मिलते हैं दीपांकर सेनगुप्ता से। हाय दीपांकर, हाउ आर यू? नमस्ते। आई एम डूइंग गुड। यहाँ पे फिलहाल वेदर तो ठंडा है, बट इट्स गुड अच्छा। बिकॉज यूनिवर्सिटी में आप जब रहते हो यू आर मीटिंग पीपल, आप बहुत सारे बच्चों के साथ बात करते हो, तो देयर इज ऑलवेज एन एक्साइटमेंट। हाँ, और दे कीप यू यंग आल्सो ना? यस, या यस, आई एम स्टिल इन माय 20s आई वुड से। जब भी मैं बच्चों के साथ रहता हूँ तो आई फील एनर्जेटिक, सो दैट्स गुड। सबसे पहले दीपांकर हमें ये बताइए, हेल्थ डेटा एनालिटिक्स क्या होता है? हेल्थ डेटा एनालिटिक्स या हेल्थ डेटा साइंस या हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, ऐसे आप अगर करंट सिनेरियो में देखेंगे तो आपको ये शब्द बहुत यूजुअली सुनाई देंगे, बिकॉज ये मार्केट में अभी काफ़ी डिमांड में है, एंड इसका एक बहुत बड़ा कारण है वो है डेटा। डेटा जो है वो अभी के सिनेरियो में देखा जाए या आने वाले सिनेरियो में देखा जाए तो ये बहुमूल्य होता जा रहा है, बिकॉज डेटा इज समथिंग जो आपके पास्ट को भी बता सकता है, आपका प्रेजेंट कैसा जा रहा है वो भी बता सकता है, और फ्यूचर क्या हो उसके लिए भी एक प्रिडिक्शन दे सकता है। तो डेटा जो है इट्स बिकमिंग लाइक एन इनवैल्यूएबल करेंसी।
कि डेटा एनालिटिक्स में एक टेक्नोलॉजी जो बहुत यूज होती है, मशीन लर्निंग, उसमें एक काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड एल्गोरिदम्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है रिकमेंडेशन एल्गोरिदम्स। और ये एल्गोरिदम्स आपके डेटा को एनालाइज करके सजेस्ट करता है कि आपको क्या खरीदना चाहिए या क्या देखना चाहिए। सो दिस इज बिकमिंग पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। एंड जब हम हेल्थ डेटा एनालिटिक्स या हेल्थ डेटा साइंस की बात करते हैं, तो हम जो सिमिलर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी है उसको यूज करने में लाते हैं विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ डेटा, बिकॉज हेल्थ केयर सिनेरियो में भी अभी बहुत सारा डेटा डिजिटली कैप्चर हो रहा है। एंड पहले की बात हम करें अगर हेल्थ सिचुएशंस की या हेल्थ सिनेरियो की, तो नॉर्मली जो पेशेंट डेटा होता था उसको कंसिडर किया जाता था जो वो डॉक्टर के पास जा रहा है, जो टेस्ट हो रहा है, जस्ट एक डायमेंशनलिटी को कंसिडर किया जाता है। बट टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ और ये भी देखा गया है कि सिर्फ क्लिनिकल जो ऑब्जर्वेशंस है सिर्फ वो डिटरमाइन नहीं करते हमको कैसा डिजीज हो रहा है या डिजीज कैसा प्रोग्रेस कर रहा है, बट जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं या फिर हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है, ये सारे एक साथ मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे डायबिटीज जो है, ये मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल डिजीज है। हम कितने एक्टिव हैं, हम किस तरह का खाना खाते हैं, यस। ये सारा का सारा कंट्रीब्यूट करता है। तो बेसिकली हेल्थ डोमेन में भी अभी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा, जिसे हम हेट्रोजीनियस डेटा भी कहते हैं, जनरेट हो रहा है। तो अगर हमें इन सारे डेटा को एनालाइज करना है पेशेंट को समझने के लिए, लार्जर पॉपुलेशन को समझने के लिए, जिसे कि हम पब्लिक हेल्थ भी कहते हैं, तो हमें ज़रूरत है स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी की। और हेल्थ डेटा साइंस या हेल्थ डेटा एनालिटिक्स वही टेक्नोलॉजी है जो इसको समझने में हमारी मदद कर रहा है, हमारी हेल्प कर रहा है। तो इससे क्या हम ये माने कि हेल्थ डेटा एनालिटिक्स से आप कुछ डिजीजेस पहले से प्रीएम्प्ट कर पाते हो कि ये डिजीज इस जने को अब डेवलप हो रही है या होने वाली है, बेस्ड ऑन सर्टेन पास्ट डेटा आपके पास जो है? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे कि एक एस्पेक्ट होता है डायग्नोसिस का, और हेल्थ डेटा साइंस या हेल्थ डेटा एनालिटिक्स के थ्रू हम ऐसे डिजिटल टूल्स बना सकते हैं जो पेशेंट के पास डेटा और पेशेंट जैसे ही सिमिलर लोग का डेटा एनालाइज करके वो एक अर्ली डायग्नोस्टिक प्रेडिक्शन दे सके। कि फॉर एन एग्जांपल, अगर फैमिली में ऑलरेडी डायबिटीज है पेरेंट्स हम्म। को, और उस इंफॉर्मेशन के साथ साथ अगर हमें ये पता है कि कोई एक पर्सन जो है वो किस तरह का लाइफस्टाइल व्यतीत कर रहा है, किस तरह का खाना खा रहा है, कितनी क्वांटिटी में खा रहा है, तो या हम ऐसा एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं या हेल्थ डेटा साइंस ऐसा एप्लीकेशन बना सकता है जो कि प्रेडिक्ट कर सके कि कितनी चांसेस है ये पेशेंट को डायबिटीज होगा एंड कब तक होगा। वो एक प्रोबेबिलिस्टिक एस्टिमेशन बनाया जा सकता है। ओके। तो बस। जो ये कुछ गैजेट्स होते हैं जैसे एप्पल वॉच है, और इसके जो डुप्लीकेट्स भी बहुत आते हैं, बहुत कम रेट में भी ऐसे आते हैं जो SpO2 और ऑक्सीजन लेवल्स जो हैं इनको डिटेक्ट करके पहले से बहुत चीज़ें वार्न कर देते हैं, बीपी नीचे आपका गिर रहा है, हार्ट बीट गिर रही है, तो ये सब चीज़ें वार्न कर देते हैं। तो क्या ऐसे गैजेट्स स्पेशली इस तरह की बीमारियों के लिए भी इन फ्यूचर बनने वाले हैं? तो देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि इन फ्यूचर में, या मैं कहूँगा नियर फ्यूचर में, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं, मे बी अगले 5 सालों में हमको ऐसे पर्सनलाइज इंस्ट्रूमेंट्स या डिजिटल गैजेट्स दिखने लगे जो कि इमीडिएट रिकमेंडेशन दे सके कि पेशेंट के साथ क्या हो रहा है और उसको इमीडिएट स्टेप क्या लेना चाहिए। सो
we are moving into this that particular era जहाँ पे ऐसा होगा। अच्छा, तो अभी आपकी यूनिवर्सिटी में इन चीज़ों को लेके कोई रिसर्च चल रही है या आपने जहाँ पहले कहीं काम किया है जिन यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पे ऐसी कोई रिसर्च आपको होती दिख रही है जो डेवलप करे इस तरह के प्रोडक्ट्स में इन फ्यूचर? जी बिल्कुल, मैं बेल्जियम में काम कर रहा था, ब्राई यूनिवर्सिटी ब्रसल्स में, जो कि एक फ्लेमिश यूनिवर्सिटी है या डच बेस्ड यूनिवर्सिटी है। और वहाँ पे मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब में काम कर रहा था, वहाँ मैंने 4 साल बिताए हैं। और वहाँ पे ऐसा काफ़ी एडवांस रिसर्च हो रहा है, जिसमें से एक एस्पेक्ट ये भी है कि आप ऐसे डिवाइसेस जनरेट कर सके जो कि डेटा प्लस सेंसर बेस्ड हो, हुँ, जो कि दोनों को, बिकॉज अगर हमको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप करने हैं या ऐसे गैजेट्स बनाने हैं तो हमको दो एस्पेक्ट्स चाहिए, एक डेटा का एस्पेक्ट और दूसरा सेंसरी बेस्ड एस्पेक्ट्स, जो कि हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं या काइंड ऑफ ऑर्गन्स जिससे इमीडिएट रिस्पॉन्स ले सके, या उसके थ्रू पास्ट डेटा को लेके एक एनालिसिस देके सजेस्ट कर सके क्या करना चाहिए। अ, अभी भी जहाँ पे मैं बेस्ड हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर में, यहाँ पे मैं स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज में बेस्ड हूँ। यहाँ पे भी ऐसे रिसर्च ग्रुप्स हैं जो इसको लेके काफी काम कर रहे हैं। जैसे एक हमारा ग्रुप है ऑप्टिमल एजिंग का, जो कि ऐसा रिसर्च कर रहा है जो कि एजिंग को लेके बेटर अंडरस्टैंडिंग ला सके। बिकॉज अगर हम देखें, जो सबसे बड़ी बीमारी है जिससे कोई नहीं बच सकता है वो है एजिंग। यस, अगर हम पैदा हुए हैं, हमारी उम्र बढ़ेगी, वी विल ऑल बी एज्ड, बट करेक्ट। हमारी एजिंग जो है वो हर किसी की कांस्टेंट नहीं होती। एजिंग डिफर होती है, आपकी एजिंग डिफरेंट होगी, मेरी एजिंग डिफरेंट होगी। हुँ, और इस एजिंग में हमारा जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। फॉर अ सिंपल एग्जांपल, जो स्मोक करते हैं उनके लंग्स की एजिंग ज़्यादा रैपिड होगी कंपेयर टू वो लोग जो कि सिगरेट नहीं पीते हैं। हुँ। सो ये भी अ काइंड ऑफ रिसर्च हो रहा है। तो ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि हम जल्द ही एक ऐसे एरा में पहुंचेंगे जहाँ पे we will have such kind of new era gadgets या tools जो कि हमारे हेल्थ को समझने में हमारी ज़्यादा हेल्प करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने जॉब्स कम कर सकती है इन फ्यूचर इन योर फील्ड? ये बड़ा ही अच्छा सवाल है। खासकर कि जब से चैट जीपीटी आया है, या मेरे ख्याल से पूरी दुनिया ही थोड़ी सी हिल गई है कि एआई आ गया है और ये क्या कर रहा है। देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, कैसे कर रही है और क्यों कर रही है। आप ये किसी भी फील्ड में जाएं, दिस इज व्हाट द क्रक्स इज है। कोई भी डॉक्टर तब तक कोई डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट नहीं करता है जब तक उसको मर्ज समझ में ना आ जाए, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये समझने की है कि एआई उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है, बिकॉज एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है जो हमारी मदद कर सकता है बहुत सारा डेटा जो है उसको जल्द से जल्द एनालाइज करके इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स को हमारे सामने रखे, जो कि इन टर्न क्लिनिशियंस को हेल्प कर सकता है फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट। आप आप करंटली अगर इंडिया का सिनेरियो देखें, हमारा पॉपुलेशन 1.5 बिलियन हिट हो चुका है, पर डॉक्टर, जो नंबर ऑफ पेशेंट्स एक डॉक्टर को देखना पड़ रहा है, अगर हम रेशियो देखें, दिस वुड बी हाई इन टर्म्स ऑफ लैक्स, हम थाउजेंड्स की भी बात नहीं कर रहे हैं। एक डॉक्टर प्रोबेबली
समवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 से 1.5 लाख पेशेंट्स, यस। जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी डॉक्टर को हर एक को देखने का, दिस इज नियरली इम्पॉसिबल। एक और एस्पेक्ट है एआई का जिस पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, एंड दैट इज इंटरप्रेटेबल एआई। वो एआई जो आप ह्यूमनली समझ सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जब हम पेशेंट्स की बात कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको एक कोई फैक्टर समझ में नहीं आ रहा है जो डिजीज को ड्राइव कर रहा है, आप ब्लाइंडली ट्रीटमेंट, सो इसीलिए स्पेशली यंगस्टर्स के लिए ये और ज्यादा जरूरी है। आप जब भी किसी टेक्नोलॉजी को यूज करना चाह रहे हो, आप उसको समझो। जैसे चैट जीपीटी जो मैंने पहले मेंशन किया था, उसके बहुत सारे फ्लॉज हैं। अगर आप चैट जीपीटी का देखें, चैट जीपीटी जो भी टेक्स्ट जनरेट करता है, वो एक उसका टिपिकल स्ट्रक्चर है, उसके रेफरेंसेस गलत होते हैं। हम्म। तो दैट्स द फ्लॉ। अगर आप उसे ब्लाइंडली यूज करेंगे तो नहीं चलेगा। दीपांकर, आपने भी एक टर्म यूज किया, इंटरप्रिटेबल एआई। ये इंटरप्रिटेबल एआई क्या होता है और इसके कोई कॉमन एग्जांपल्स आप बता सकते हैं? देखिए, जब मैं बोलूँ जब मैं बोल रहा था इंटरप्रेटेबल एआई, तो इंटरप्रेटेबल का जो सिंपलेस्ट अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप जो समझ सके कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो इंटरप्रेटेबल है। कि ऐसा क्यों क्यों डिसीजन आ रहा है, क्या चीज जो है जो इसको इसको पर्टिकुलरली ड्राइव कर रहा है। जैसे अगर आप करेंटली देखें, डीप लर्निंग, ये एक काइंड ऑफ एआई टेक्नोलॉजी है या एआई एल्गोरिदम है जो पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है। हाँ जी। हालांकि अगर आप इसका रूट्स देखें, तो इसका रूट्स हमारे अपने नर्वस सिस्टम से आता है। हमारा नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, और जो इसका सबसे अर्लीस्ट फॉर्म था, वो था न्यूरल नेटवर्क का फॉर्म, न्यूरल जो नेटवर्क। कि 1940s में प्रपोज किया गया था। पिछले कुछ सालों में इस पे बहुत ज्यादा काम किया गया है, इसे इवॉल्व किया गया है, और हमारे पास डीप लर्निंग है, ये डीप न्यूरल नेटवर्क्स है, और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये जो मॉडल्स बनाता है उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी एक्यूरेसी बहुत हाई है। बहुत सटीक तरीके से वो उसे प्रेडिक्ट करता है किसी भी चीज को। बट अगर आप समझने की कोशिश करेंगे कि डीप लर्निंग या डीप न्यूरल नेटवर्क इस मॉडल को ऐसा क्यों बनाया है, वो समझना बहुत ही मुश्किल है, ह्यूमनली बहुत ही मुश्किल है। इसके कंपैरिजन में अगर कोई आप एक ट्री लाइक रिप्रेजेंटेशन दे, अगेन काइंड ऑफ एल्गोरिदम्स है, बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम्स है जिन्हें कहा जाता है डिसीजन ट्रीज, जो कि काइंड ऑफ ट्री लाइक रिप्रेजेंटेशन देता है कि अगर x है तो क्या होगा, y होगा या z होगा। अगर z है तो क्या होगा, a1 a2 होगा या b1 b2 होगा। सिमिलरली जो रूल बेस्ड फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर x एंड y है तो z होगा, अगर x1 x2 है। बहुत ही सिंपल टर्म्स में अगर हम समझना चाहें, तो एक इंटरप्रेटेबल मॉडल वो है जो कि हम इजीली ह्यूमनली समझ सके कि हमको कोई प्रिडिक्शन क्यों मिल रहा है, और अगर हम कोई फैक्टर को चेंज करें तो प्रिडिक्शन कैसे बदलेगा। ठीक है। अब एक सवाल ये बताइए कि इंडिया में और यूके में एजुकेशन फैसिलिटीज, रिसर्च फैसिलिटीज, इनमें कितना फर्क है, और इंडियन यूनिवर्सिटीज को अभी और किन चीजों की, किन इक्विपमेंट्स की और किस तरह की टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करने की जरूरत है? देखिए, एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस है जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, अगेन मुझे थोड़ी बहुत इसका आइडिया है क्योंकि मैंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में भी काम किया है। फिलहाल मैं यूके एजुकेशन सिस्टम में भी काम कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है
कि हम किस टाइप का लर्निंग मॉडल इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हम इंडिया के लर्निंग सिस्टम को समझने की कोशिश करें, फिलहाल इंडिया में जो काइंड ऑफ लर्निंग एनकरेज होती है वो होती है कि कोई बच्चा जो है या कोई स्टूडेंट जो है वो एक फिक्स्ड तरीके से चीज़ों को सीखे, एंड उसको असेस करने के लिए फिर हमारा काइंड ऑफ पेन एंड पेपर वाला एग्जामिनेशन सिस्टम होता है, जहाँ पे हम ये एवेलुएट करते हैं स्टूडेंट को कितना याद है। इन कंपैरिजन टू दैट, यूके एजुकेशन सिस्टम में अगेन कोशिश होती है स्टूडेंट टेक्नोलॉजी को सीखे, बट उसका जो इवैल्यूएशन सिस्टम है वो काफ़ी ही डिफरेंट है। यहाँ पे ऑथेंटिक लर्निंग या ऑथेंटिक एग्जामिनेशन प्रोसेस यूज किया जाता है, जहाँ पे स्टूडेंट को एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम दिया जाता है, एक सर्टेन टाइम पीरियड दिया जाता है, जिस ड्यूरेशन में स्टूडेंट को उसको सॉल्व करके सबमिट करना होगा। जैसा कि अगर आप किसी कंपनी में भी जाके काम करें तो कंपनी आपको बैठा के 3 घंटे का एग्जाम नहीं लेगी, वो हुँ, आपको एक प्रॉब्लम देगी कि आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके सबमिट करना है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में यही होगा। हुँ। वहां पे पेन एंड पेपर से आप अगर इसको शॉर्ट में कहें तो हम ये कहेंगे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ मोर मेमोरी बेस्ड कि आपको कितना याद है, और यूके एजुकेशन सिस्टम इज़ मोर एप्लीकेशन बेस्ड कि आपको जी जो बिल्कुल। कॉन्सेप्ट है उसका एप्लीकेशन करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है। राइट, सो इसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो अगेन जो एजुकेशन है डिफरेंट लेवल्स में होता है। जब हम स्टार्ट करें बैचलर्स में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, मास्टर्स में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, पीएचडी, सो अलग अलग लेवल्स में स्टूडेंट लर्न करता है, और जैसे जैसे वो हायर लेवल में जा रहा है अ, उसका आउटकम चेंज होगा। और इसका एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन जो है, अगर आप ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को फॉलो करेंगे तो उसमें आप देखेंगे एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिया गया है, जो कि ये बताता है कि जो बेसिक है वो अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट होती है। स्टूडेंट को समझना जरूरी है, बट स्टूडेंट को अपहिल जाना पड़ेगा जहाँ पे वो जाके चीजों को खुद क्रिएट कर सके। तो हुँ, ये जो एजुकेशन जर्नी है ये हमको मूव करनी होगी फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग टू अ फेज वेयर स्टूडेंट्स अपना खुद का क्रिएशन कर सके। या और करंटली जितना मुझे पता है, हम वहाँ पे फंसे हुए हैं, हम फंसे हुए हैं अंडरस्टैंडिंग में। हम स्टूडेंट्स को पुश नहीं कर रहे हैं। हालांकि अ, जब मैं इंडिया में था मैंने देखा था कुछ एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी मेहनत से वो मूव करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे वो क्रिएट कर सके, एंड इसको हमको एनकरेज करना जरूरी है। आपके फील्ड में जो हेल्थ डेटा एनालिटिक्स है, इसमें स्टूडेंट्स के लिए फ्यूचर में किस तरह के जॉब्स आ सकते हैं? इंडिया में भी और बाहर भी? अगर देखा जाए डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, एंड एक जो बात है जो मैं यहाँ पे भी जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ मैं ये कहता हूँ, आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप डेटा साइंस कर रहे हैं या डेटा साइंस सीख रहे हैं। और सबसे बड़ा एडेड एडवांटेज ये है कि आप हेल्थ में तो आपका प्रोस्पेक्ट है ही, बट क्योंकि आप कोर टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं तो इस कोर टेक्नोलॉजी के कारण आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। बिकॉज टेक्नोलॉजी जो है वो वही टेक्नोलॉजी है, एप्लीकेशन डोमेन अलग अलग है। और एप्लीकेशन डोमेन अगर बदलेगा तो जो चीज बदलेगा वो है किस टाइप का डेटा आप हैंडल कर रहे हैं। जैसे अगर मैं खुद का एग्जांपल दूं, मैंने जब अपने करियर की शुरुआत की थी बीटेक के बाद, तो मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था वहां पे जो पहला डेटा मैंने हैंडल किया था वो इंश्योरेंस का था।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्लाइंट था जिसके लिए काम मैंने किया वो टेलीकम्युनिकेशन का था, बट मेरा इंटरेस्ट हमेशा से हेल्थ में रहा है, तो मैं ग्रेजुअली अपने रिसर्च के साथ हेल्थ में मूव हुआ। बट टेक्नोलॉजी वही रही, जो चेंज हुआ वो हुआ डेटा। स्पेसिफिकली मैं हेल्थ डोमेन की बात करूं तो डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर आप इंडिया में भी देखें, हॉस्पिटल्स में अभी डिजिटलाइजेशन बढ़ गया है। तो अगर डिजिटलाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब ये है आपको ऐसे एक्सपर्ट्स चाहिए जो इस डिजिटल डेटा को एनालाइज कर सके। अ, फिलहाल अगर मैं यूके का एग्जांपल लूँ, यूके में जो हेल्थ सिस्टम है ये एनएचएस या नेशनल हेल्थ सर्विस मैनेज करती है। एंड एनएचएस का एक डेडिकेटेड विंग जो है वो डिजिटल हेल्थ पे काम करता है। तो अच्छा। यहाँ पे डिजिटल हेल्थ वर्कफोर्स एक बड़ा वर्कफोर्स है। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे हेल्थ डेटा रिसर्च यूके, एचडीआर जो कहा जाता है, वो एक है जो इसे प्रमोट कर रहा है। सिमिलरली यूके का बायो बैंक है जिसमें 500,000 या 5 लाख करीब यूके पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन है। तो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज इंडिया में भी ग्रेजुअली डेवलप हो रही हैं। बिकॉज अगेन जो हेल्थ सिनेरियो है वो बदल रहा है। जैसा मैंने पहले कहा, पहले सिर्फ ट्रेडिशनल क्लिनिकल सेटिंग्स को लिया जाता था, बट अभी ओमिक सेटिंग्स आ गया है, जिनोमिक, प्रोटियोमिक। सो डेटा बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल आ गया है, फैक्टर्स जस्ट बढ़े जा रहे हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई थिंक ग्रेजुअली आ रही हैं जॉब मार्केट में। ओके। हमारे स्टूडेंट्स को जो इंडिया से डिग्रीज लेते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स या किसी भी ऐसे सब्जेक्ट में जो आगे जाके हेल्थ पे वो काम कर सके, इसके ऊपर किस तरह वो अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं? क्या कोर्सेज ले सकते हैं? किस जगह जाके पढ़ाई कर सकते हैं? या कुछ एक्स्ट्रा स्किल क्या वो डेवलप कर सकते हैं कि वो बेस्ट के साथ compete कर सके? ये बड़ा ही अच्छा सवाल है। एंड आई थिंक जो सबसे पहली चीज है जो स्टूडेंट्स को देखना चाहिए वो है उनका पैशन क्या है। आई थिंक पैशन जो है वो सब कुछ ड्राइव करता है। अगर आप फोर्सफुली कोई चीज करेंगे तो आप थोड़े देर बाद ही बोर हो जाएंगे, आपको लगेगा मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो अगर आपका टेक्नोलॉजी में पैशन है या आपका हेल्थ में पैशन है, देन ये एक फील्ड है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब मैं अलग अलग सिनारियो से आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। जैसा कोई लाइफ साइंसेस बैकग्राउंड से आ रहा है या बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से आ रहा है, जिसका पैशन है कि वो टेक्नोलॉजी को यूज करके ऐसे सॉल्यूशंस डेवलप करे, तो आई थिंक अगर वो बैचलर्स करके आ रहा है तो उनको ऐसे मास्टर कोर्स देखने चाहिए जो कि इसे अटेन करने में उनकी हेल्प करे। ऐसे एंड कुछ इस कोर्सेज का आप नाम बता सकते हो ऑफ द अ, जी जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फिश होऊंगा। मैं ये कहूँगा क्योंकि मैं एक यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी यहाँ एसोसिएटेड हूँ, और एक एक मास्टर कोर्स का मैं कोर्स लीडर भी हूँ या कोर्स डायरेक्टर भी हूँ। ये कोर्स है ग्लोबल पब्लिक हेल्थ विद डेटा साइंस। ये 1 साल का मास्टर कोर्स है। एंड यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं डेटा साइंस में। हम उनको प्रोग्रामिंग सिखाते हैं, हम उनको मशीन लर्निंग सिखाते हैं। एंड फिर डिफरेंट पब्लिक हेल्थ बेस्ड कोर्सेज जो हैं, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, या फिर इन्फेक्शियस डिजीजेस, या फिर हम हेल्थ इकोनॉमिक्स को भी कंसिडर करते हैं, बिकॉज अगेन इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन पब्लिक हेल्थ। तो इस कोर्स में हम यूजुअली ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, ये अभी सेकेंड ईयर में ही है ये कोर्स, बट ये काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। द रीज़न
हम शायद ग्लोबली एकमात्र ही हैं जो ऐसा कोर्स चला रहे हैं। अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के कोर्सेज मिलेंगे जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट कंट्रीज में चल रहे हैं। आपको कोई भी ऐसा कोर्स नहीं मिलेगा जो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ और डेटा साइंस को साथ में कर रहा है। तो हम जो है हम लोगों ने फर्स्ट था जो इसे स्टार्ट किया। अभी तक हम एकमात्र ही हैं जो हैं। होपफुली इन फ्यूचर और ऐसे कोर्सेज आए, बट यहाँ पे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली जो स्टूडेंट लाइफ साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो सीख सके डेटा साइंस को। एंड यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा। हमारा जो स्टूडेंट्स है इस कोर्स में बहुत ही डाइवर्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लिनिकली डॉक्टर थे, जो कि अब यहाँ पे डेटा साइंस सीख रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स नर्सेस थी पहले, जो अब यहाँ पे डेटा साइंस सीख रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो माइक्रोबायोलॉजी से हैं। तो हमारे पास डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अब हर हर कोई स्टूडेंट डेटा साइंस में आगे जाए जरूरी नहीं है, बिकॉज ये कोर्स उनको हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड ऑल्सो उनका पैशन क्या है। किसी का अगर इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, हेल्थ इकोनॉमिक्स में, तो उस एवेन्यू को भी एक्सप्लोरेशन करने की यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है। सो ये एक एग्जाम्पल कोर्स है। सिमिलरली अगर कोई कंप्यूटेशनल बैकग्राउंड से है और उसका इंटरेस्ट ऐसा हेल्थ बेस्ड कोर्स में जाने का है, तो अगेन ये एक कोर्स है। बट अगेन कुछ स्पेशलाइज्ड मास्टर कोर्सेज भी होते हैं, जैसे हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स के कोर्सेज हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में इसका कोई भी कोर्स नहीं है, बट जैसे इंपीरियल कॉलेज है लंदन में या किंग्स कॉलेज है, वहाँ पे मास्टर्स इन हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स के कोर्सेज चलते हैं। वो एक और एवेन्यू है एक्सप्लोर करने के लिए। तो मेरा यही सजेशन होगा एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को कि आप अपने पैशन को फॉलो करें, एक प्रॉपर रिसर्च करें कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप अपने पैशन को रियलिटी में बदल देखने की पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। सिर्फ यूके एंड यूएस तक लिमिट ना रहे। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में भी ऐसे कोर्सेज आपको मिलेंगे। वहाँ पे जो एक चीज आपको कंसिडरेशन में लानी होगी वो ये होगी कि आपको एक लैंग्वेज भी सीखना पड़ेगा। मैं ऐसा कह सकता हूँ बिकॉज मैंने 4 साल बेल्जियम में बिताए हैं, तो मुझे आइडिया है उस पार्ट का भी। और वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे यूनिक कोर्सेज हैं, जैसे लैंग्वेज कि लैंग्वेज से आपका मतलब स्पोकन लैंग्वेज जैसे स्पोकन स्पेनिश? लैंग्वेज। जी हाँ, जैसे अगर आप जर्मनी में हैं तो जर्मन आपको वहाँ सीखना चाहिए। अगर आप बेल्जियम में हैं तो आपको आइदर फ्रेंच या डच। अगर आप नीदरलैंड्स में हैं तो डच। तो हर एक कंट्री में एक लैंग्वेज है। यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ये सारी इंग्लिश बेस्ड कंट्रीज हैं। बट मेरा यही सजेशन होगा आप लिमिट ना रखें, क्योंकि हो हम्म, सकता है आपको एक सिमिलर काइंड ऑफ कोर्स यूरोपियन कंट्री में भी मिले जो कि प्राइस वाइज आपको कम पड़े, या फिर हो सकता है आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप मिले। जैसे जर्मनी में डार्ट फेलोशिप होती है जो आपके मास्टर कोर्सेज को कवर अप कर सके। सो आपको अपना रिसर्च करना पड़ेगा, डू दैट रिसर्च जो कि आपको हेल्प करे आपके जो भी आपका ड्रीम है उसको रियलिटी में बदल देने के लिए। जस्ट ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। ओके, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि आगे के लिए इन फ्यूचर क्या यही कोर्सेज, यही टेक्नोलॉजी अगर इंडिया में भी मिले तो बाहर से करने का और इंडिया से करने में क्या फर्क है? कितना फर्क पड़ेगा करियर में या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज? आई थिंक जो एक चीज हमको इवैल्यूएट करना चाहिए किसी भी कोर्स के लिए, और जहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज मिल रही है, अगर आपको वो पॉसिबिलिटी इंडिया में मिल रही है, अगर यूके में मिल रही है,
अगर कनाडा में मिल रही है, अगर जर्मनी में मिल रही है, जो मेरा हमेशा रिकमेंडेशन रहा है, आप एक कागज कलम लेके बैठिए, एक ट्रेडिशनल मेथड में जाइए और आप प्रोज एंड कॉन्स देखिए। अगर आप कोई कोर्स इंडिया से कर रहे हैं तो आपका प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है। आप कांटेक्ट कीजिए एलुमनी के साथ जो उस पर्टिकुलर कोर्स के एलुमनी है, एंड ये बहुत ही ज़रूरी है। कई बार हम कांटेक्ट करते हैं, वो उस यूनिवर्सिटी की एलुमनी हो सकती है बट उस कोर्स की नहीं। आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनका फीडबैक लेने की कोशिश कीजिए। अगेन, इजी टू से, डिफिकल्ट टू बी डन। हो सकता है कोई आपको रिस्पॉन्स ही ना करे, तो आप इस पे एक्सप्लोर कीजिए, रिसर्च कीजिए, क्या कह रहे हैं ओपनली मार्केट में, क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप ट्रांजिशन देखिए, अगर किसी ने एक्स जगह से कोई कोर्स किया है तो वो अभी क्या कर रहा है, वहां पे आपको क्लियर ट्रांजिशन दिखेगा कि अगर इसने यहाँ से 1 साल का कोर्स किया है और वो अभी उसी रिलेटेड कोर्स से कोई जॉब कर रहा है, इट मींस फ्रूटफुल ट्रांजिशन उसको मिल रहा है। आप कंपेयर कीजिए कि कोर्स की डिलीवरी कैसे हो रही है, क्या क्या चीजें दिखाए सिखाए जा रही है, उस कोर्स को पढ़ाने वाले फैकल्टी कौन कौन इन्वॉल्व है, उनका स्किल सेट क्या है। ये इंफॉर्मेशन आपको रेडिली मिल जाएगी अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें। कई यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो कि स्टूडेंट पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए या प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए ओपन डेज ऑर्गेनाइज करती है। यूके में ये कॉमन प्रैक्टिस है। हर एक यूनिवर्सिटी ओपन डे ऑर्गेनाइज करती है अपने अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। तो आप ऐसे ओपन डेज को ज्वाइन करने का कोशिश कीजिए। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबिलिटीज होती है वो ऑनलाइन ऐसी मीटिंग्स को ज्वाइन करें, जहाँ पे जो कोर्स टीम है वो आके इंफॉर्मेशन शेयर करती है, वो बताते हैं कोर्स डिलीवरी कैसी होती है, क्या सिस्टम है। ये अगेन एक अपॉर्चुनिटी है समझने के लिए कि कोई यूनिवर्सिटी किस तरीके से उस चीज को सिखा रही है। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज अगेन जो मैंने एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको पहले बताया था वो था ऑथेंटिक लर्निंग का। हम्म। यस। आपको आपको आप चीजें थियोरेटिकली समझ रहे हो, बट अगर आप चीजों को रियलिटी में देखोगे, आपको एप्लीकेशन बेस्ड होना पड़ेगा। आप उस चीज को कैसे अप्लाई करोगे, बिकॉज दैट समथिंग इज इम्पोर्टेंट, वो रिक्वायर्ड है। ठीक है। ठीक है। अब सवाल तो मेरे खत्म हो चुके हैं, बट एक ऑन अ लाइटर नोट आप ये बताइए कि लाइफ आपको कहाँ की बेहतर लगती है? यूके में जहाँ आप रहे हैं इतने साल, या आप जब इंडिया में थे, कहाँ की लाइफ आपको बेहतर सूट करी? देखिए, जो सच्चाई है, लाइफ हैज चैलेंजेस एंड लाइफ हैज पर्क्स। हर कंट्री में कुछ पर्क्स होंगे, कुछ डिफिकल्टीज होंगी, कुछ चैलेंजेस होंगे। जब मैं इंडिया में था, लाइफ का अपना एक पर्क था, काफ़ी चीज़ें इजीली मैनेजेबल हो जाती थी, बट काफ़ी चीज़ों में डिफ़िकल्टी भी थी। जब मैं बेल्जियम गया, अगेन वहाँ पे चीज़ें डिफरेंट थी। जो चीज़ें इजी थी इंडिया में, वही चीज़ें डिफ़िकल्ट हो गई बेल्जियम में जाके। बट जो चीज़ें डिफ़िकल्ट थी इंडिया में, वो एग्जाम्पल चीज़ें, दिए तो इसका, अगर देखिए, कोई एक एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो मुझे दिखा था इंडियन वर्क कल्चर में एंड यूरोपियन वर्क कल्चर में, वो है वर्क लाइफ बैलेंस का। हम्म। इंडियन वर्क कल्चर जो है वो आपका वर्क और पर्सनल लाइफ का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम कर देती है। थिंग्स बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाती है एंड धीरे धीरे वो आपके पर्सनल लाइफ को खाने लगती है, आप समझ भी नहीं पाते हो। इन कंपैरिजन टू दैट यूरोपियन वर्क लाइफ, यूरोप में ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की थी, जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बेटर है। आपके जो वर्किंग आवर्स है वो वर्किंग आवर्स है, उसके बाद आपको
कोई भी कांटेक्ट नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू योर वर्क। आपके पर्सनल लाइफ के लिए बेटर सपोर्ट है, जो मुझे एक और डिफरेंस दिखा था। अ, ओके। तो ये एक डिफरेंस मैं बता सकता हूँ। एक और डिफरेंस मैं जो इन जनरल लाइफ के लिए बता सकता हूँ, इंडिया में हमको बहुत ज़्यादा हाउस होल्ड सपोर्ट मिलता है, अ, जो कि कंपैरेटिवली एक चीपर प्राइस में मिलता है, जो कि हमारे डेली टू डेली लाइफ को ईज करने में हेल्प करता है। वो चीज़ यहाँ पे डिफिकल्ट है, आपको हर काम खुद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी को ऐसे डेली टू डेली सपोर्ट के लिए हायर करोगे वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। तो उस केस में वहाँ पे आपके लिए एक चैलेंज है। सो अगेन, जो मैंने कहा, देयर इज ऑलवेज some positive things and some challenging things. तो दोनों जिंदगियों में आसान एक चीज आसान है भी तो है। कुछ चीज मुश्किल है, और किसी चीज में कोई मुश्किल एक जगह है तो कोई दूसरी जगह वो चीज आसान है। जी बिल्कुल। तो ये आपका पर्सपेक्टिव है लाइफ का, आप कहाँ ग्रास को ज्यादा ग्रीन देख रहे हो। एग्जैक्टली। सो थैंक यू दीपांकर, थैंक यू फॉर दीज वंडरफुल इंसाइट्स। और मुझे लगता है आपकी इस इंफॉर्मेशन से बहुत सारे लोगों को जो अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं या इन फील्ड्स में पढ़ाना चाहते हैं या इन यूनिवर्सिटीज को असेस करना चाहते हैं, उनको बहुत फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। जी धन्यवाद। मतलब मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और अपने विचार रखने के लिए ये मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई होप ये हेल्प करे उन स्टूडेंट्स को जो इस फील्ड में अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं। अ, अगर ऐसा कोई प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट है या पेरेंट है जिनको इस फील्ड में ज़्यादा इंफॉर्मेशन और चाहिए, तो वो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पर। आपका अ, ईमेल मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा। जी जी धन्यवाद। मतलब अगर ऐसा कोई भी है, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनके क्वेश्चंस को आंसर करने में। एंड मतलब बड़ा अच्छा लगता है जब कोई पूरी कोशिश करता है आगे उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। एंड इस कोशिश में अगर मैं थोड़ा सा भी अ, अपना कंट्रीब्यूशन कर सकूं, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है दीपांकर, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर थैंक बीइंग यू। अ पार्ट। थैंक यू।